गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर +1। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैश्विक नागरिकता। वैश्विक नागरिकता क्या होती है? व्हाट इज ग्लोबल सिटीजनशिप? और क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या हमें ग्लोबल सिटीजनशिप मिल सकती है या क्या हम ग्लोबल सिटीजन हो सकते हैं? और अगर नहीं हो सकते तो उसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो आज हम बात करेंगे वैश्विक नागरिकता की। 20वीं सदी के आखिरी दशक में साम्यवादी सोवियत रूस के पतन के कारण साम्यवादी धारणा का पतन हो गया तथा इसके स्थान पर उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण की विचारधारा लोकप्रिय हो गई। साम्यवाद के पतन के कारण पूंजीवाद ने बल पकड़ा, जिसके कारण उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण विश्व व्यवस्था पर धीरे धीरे अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हो गए। इसके कारण विश्व अर्थव्यवस्था और संस्कृति के मार्ग में आने वाली अनेकों बाधाओं को समाप्त किया गया और वह पुरानी पड़कर स्वयं ही नष्ट हो गई थी। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की जो व्यवस्था है उसके कारण विश्व में संचार क्रांति आई, जिसने लोगों के रहन सहन और जीवन शैली में भारी परिवर्तन किया था। इसके कारण एक देश का उत्पाद दूसरे देश में बिना किसी बाधा के आसानी से उपलब्ध होने लगा था। संचार क्रांति ने देशों और महाद्वीपों की दूरियां कम कर दी थी, जिसके कारण अनेकों अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मंचों पर वैश्विक नागरिकता की मांग उठने लगी थी। यद्यपि भारतीय पुरातन विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम अर्थात विश्व एक बड़ा परिवार है की धारणा में विश्वास करती थी, परंतु हम सभी एक ही नागरिक या वैश्विक नागरिक बन सकें, इसके विषय में भारतीय विचारक भी एक मत नहीं है। उनका मत है कि वैश्विक नागरिकता का विचार आर्थिक विचारधारा से प्रेरित होकर दिया गया विचार है। कोई भी देश किसी भी अन्य देश के नागरिक को केवल उस स्थिति में ही मान्यता देगा यदि उसके राष्ट्रीय और आर्थिक हित सुरक्षित रहते हैं, अन्यथा नहीं। अन्य देशों के विचारक भी इसे एक आर्थिक विचारधारा से प्रेरित विचार ही मानते हैं। वैश्विक विचारधारा के मार्ग में कुछ बाधाएं हैं बच्चों, जो इस प्रकार है। फर्स्ट वन, पहली बाधा क्या है? ये एक आदर्श विचार है। इट इज़ एन आइडियल व्यू। वैश्विक नागरिक का विचार एक आदर्श विचार है जिसे कि किसी भी राष्ट्र के द्वारा मान्यता नहीं दी जा सकती है। प्रत्येक देश का संविधान, उसके कानून आदि उसे वैश्विक नागरिक बनने से रोकते हैं। सेकंड पॉइंट आपका आता है राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। वैश्विक नागरिक के मार्ग में दूसरी सबसे बड़ी बाधा राष्ट्रीय हित है। कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करके किसी भी अन्य देश के नागरिक को वो सभी अधिकार और सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकता जो कि वह अपने देश के नागरिक को प्रदान करता है। किसी भी देश के लिए उसके राष्ट्रीय हित जो होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं। वह अपने राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालकर अन्य देशों के नागरिकों को अपने देश के नागरिकों के बराबर का स्तर प्रदान नहीं कर सकता। सेकंड जो पॉइंट आता है बेटा वो है राजनीतिक प्रणाली। आधुनिक समय में विश्व के अधिकांश देशों द्वारा अपने यहाँ अनेकों तरह की राजनीतिक प्रणालियाँ भी एक बड़ी बाधा है। किसी देश के द्वारा एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है तो किसी के द्वारा संघात्मक व्यवस्था को, किसी ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है तो किसी ने अध्यक्षात्मक व्यवस्था को, किसी ने समाजवादी व्यवस्था को तो किसी ने तानाशाही को, किसी ने सैनिक तंत्रीय तो किसी ने कुलीन तंत्र शासन को अपनाया है। एक विश्व व्यवस्था द्वारा किसी राजनीतिक प्रणाली को अपनाया जाए, इस पर विद्वानों में एक मतता नहीं है। अतः एक शासन व्यवस्था के नागरिकों को दूसरे द्वारा किस तरह समायोजित किया जाएगा, इस विषय में एक मतता का अभाव है। मीन्स जितने भी देश है सब देशों में अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम है, अलग अलग तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, तो पूरे विश्व स्तर पर एक ही प्रणाली को अपनाया जाए ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लगता, थोड़ा सा प्रायोगिक नहीं है। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट आपका आता है बच्चों वो है आर्थिक स्तर, इकोनॉमिक स्टेटस। वैश्विक नागरिक के मार्ग में विभिन्न देशों का आर्थिक स्तर भी एक प्रमुख बाधा है। विश्व में पश्चिमी देशों को विकसित, पूंजीपति, साधन संपन्न, धनी और समृद्ध देश माना जाता है। जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है उनको माना जाता है कि वो डेवलप्ड है, कैपिटल है उनके पास, वो साधन संपन्न है, धनी है और समृद्ध हैं।
इसकी तुलना में पूर्वी और अफ्रीकी देश जो हैं वो उनको माना जाता है कि वो डेवलपिंग स्टेज में है, विकासशील है, निर्धन है, साधन विहीन है, मीन्स गरीब है और उनके पास एफर्ट्स नहीं है, इतने उनके पास सोर्सेज नहीं है। इन देशों में विद्यमान आर्थिक असमानता भी वैश्विक नागरिक के विचार में एक बड़ी बाधा है। जब संसार में हर व्यक्ति, हर नागरिक एक समान स्तर नहीं रखता, इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से एक बराबर उनका स्टेटस नहीं है, स्तर नहीं है, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम वैश्विक नागरिक हो सकते हैं। तो ये वैश्विक नागरिक के मामले में एक बड़ी बाधा है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है बच्चों, वो है सामाजिक स्तर। वैश्विक नागरिक के मार्ग में सामाजिक स्तर भी एक बड़ी बाधा सिद्ध हुआ है। विश्व में अमीर या समृद्ध व्यक्तियों की तुलना में गरीब व्यक्तियों की संख्या कई गुना अधिक है। विश्व की लगभग 2 अरब की जनसंख्या को 2 वक्त का भोजन भी आसानी से नहीं मिलता है, जबकि कुछ मुट्ठी भर लोग जिनके पास विश्व की संपदा का एक बड़ा भाग है, वो आसानी से अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। वह गरीब व्यक्ति के श्रम को खरीद लेते हैं और खरीद कर दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं, जबकि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा और मकान से वंचित है। ऐसी व्यवस्था वैश्विक नागरिक के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। अब हम देखते हैं कि जब हमारा सोशल स्टेटस जो है, जो हमारा सामाजिक स्तर है, वो किसके ऊपर आधारित है? अधिकतर वो हमारे आर्थिक स्तर के ऊपर आधारित है, क्योंकि जिन नागरिकों का आर्थिक स्तर बहुत अच्छा है, उनके पास सुख सुविधा के हर साधन है, लेकिन जिन लोगों का आर्थिक स्तर अच्छा नहीं है, उनका सामाजिक स्तर भी अच्छा नहीं हो सकता। तो एक व्यक्ति जो आर्थिक रूप से संपन्न है, सबल है, वह अपनी हर आवश्यकता को आसानी से पूरी कर लेता है और उसके पास सुख सुविधा की हर वस्तु है, किंतु एक व्यक्ति जिसका आर्थिक स्तर सही नहीं है, उसका सामाजिक स्तर भी किस प्रकार सही हो सकता है? उसके पास 2 समय का खाना और सिर के ऊपर छत हो, वो भी काफ़ी है, किंतु उसको जुटाने में भी उसकी पूरी ज़िंदगी लग जाती है। और जो अमीर देश है, उनके पास विश्व की जितनी भी संपदा है, विश्व के अंदर प्रॉपर्टी है, उसका एक बहुत बड़ा भाग उनके पास है और इस प्रकार वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं, उनके लेबर को खरीद करके, उनके श्रम को खरीद करके दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं, जबकि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, उससे भी वंचित है। ऐसी व्यवस्था में हम कैसे सोच सकते हैं कि हम एक वैश्विक नागरिक हो सकते हैं? नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है बच्चों, वो है फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, श्रेष्ठता की भावना। विभिन्न देशों में विद्यमान श्रेष्ठता की भावना ने भी वैश्विक नागरिकता के मार्ग में एक बाधा को जन्म दिया है। श्रेष्ठता की भावना ने ही पश्चिमी देशों में नस्लवाद की भावना को जन्म दिया है। नस्लवाद के कारण रंग के आधार पर श्वेत लोगों द्वारा अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। श्वेत लोग अश्वेतों को असभ्य, जंगली मानते हैं। हिटलर बड़े गर्व से कहता था कि वह शुद्ध आर्यों की नस्ल से संबंधित है, जो कि विश्व पर राज करने के लिए उत्पन्न हुई है। इस श्रेष्ठता की भावना ने विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध को जन्म दिया था। अतः जहाँ श्रेष्ठता की भावना पाई जाए, वहाँ वैश्विक नागरिक का विचार असफल हो ही जाएगा। देखिए, ये श्रेष्ठता की भावना क्या है? कुछ लोग जिनके पास सब कुछ है, जिनका सोशल स्टेटस, जिनका इकोनॉमिक स्टेटस बिल्कुल सही है, जिनके पास सभी साधन है, जो संपन्न है, वो लोग अपने आप को क्या समझते हैं? अपने आप को थोड़ा ऊपर आंकते हैं और बाकी कमज़ोर देशों से, कमज़ोर लोगों से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। और ये जो फीलिंग है, एक फीलिंग ऑफ जो सुपीरियरिटी है, इस फीलिंग की वजह से क्या होता है कि वो अपने आप को जब सुपीरियर मानते हैं, तो सुपीरियर मानने की वजह से जो दूसरे लोग हैं, उनके अंदर भी एक इंफीरियरिटी की फीलिंग पैदा होती है। जैसे अब आप देखते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका में कितने सालों तक नस्लवाद, रंगभेद की नीति के आधार पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता रहा। नस्ल के कारण उनको, उनके आधार पर जो गोरे लोग थे, वो काले लोगों को हमेशा क्या समझते थे कि तुम अनसिविलाइज्ड हो, असभ्य हो, जंगली हो। और इस प्रकार की जब बातें की जाती है, इस प्रकार का जब लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, तो इस प्रकार क्या माना जाए, इस प्रकार इस तरह की एक भावना आ जाती है कि कुछ लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं और कुछ लोग जो हैं वो
बहुत कमज़ोर रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास साधनों की कमी होती है, उनके पास वो जो उन्हें उनके बराबर ला करके खड़ा कर सके वो उस प्रकार के साधन नहीं होते। और इस प्रकार से शीत युद्ध जैसी जो स्थिति है वो पैदा होती है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध हो गया था। शीत युद्ध आपको पता होगा बच्चों क्या था, कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों हमेशा अपनी श्रेष्ठता कायम करने के चक्कर में एक दूसरे से होड़ सी लगी थी उन दोनों के अंदर, जो कि सोवियत संघ के पतन के बाद ही समाप्त हुई है। तो ये भी, इसके पीछे भी एक ही रीज़न था, दैट आई एम द बेस्ट। हर व्यक्ति या हर देश अपने आप को अच्छा प्रूव करने के चक्कर में, अपने आप को साबित करने के चक्कर में इस तरह की भावना पाल लेता है कि दे आर बेटर देन द अदर या दे आर बेस्ट देन द अदर्स। तो इस प्रकार की जब फीलिंग होगी तो वो वैश्विक नागरिकता के विचार, जो वहाँ पे वैश्विक नागरिकता का विचार होगा वो असफल हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है सम फेलियर एफर्ट्स, कुछ असफल प्रयास। अब क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको वैश्विक नागरिकता को प्रदान करने के लिए बहुत से प्रयत्न किए गए हैं, जिनको असफल प्रयास कहा जा सकता है। वैश्विक नागरिक की दिशा में कुछ प्रयत्न आरंभ हुए हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के सदस्य राष्ट्रों ने एक साझा मुद्रा का प्रचलन किया था, इसके अतिरिक्त यूरोप के लिए एक साझा संविधान तैयार करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं, तथा यूरोप की सीमाएं निर्बाध रूप से प्रत्येक यूरोपियन के लिए खोलने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। परंतु इन व्यवस्थाओं के मार्ग में राष्ट्रीय हेतु व कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं जो कि इस व्यवस्था को लागू होने से रोक रही हैं, और इन बाधाओं को दूर किए बिना हम कह सकते हैं कि वैश्विक नागरिकता का जो विचार है वो सफल नहीं हो सकता। अभी क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि अपनी अलग से एक करेंसी शुरू कर दी जाए, जैसे यूरोपियन यूनियन के द्वारा करेंसी शुरू की गई थी यूरो, उसका प्रचलन किया गया था कि यूरोपियन कंट्री जो है वो यूरो का ही प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार क्या हुआ था कि अभी ये भी प्रयत्न किया जा रहा है कि जितने भी यूरोप के देश हैं उनका एक कंबाइंड कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाए, उनका एक साझा संविधान तैयार किया जाए, और क्या किया जाए कि यूरोप के जो बॉर्डर्स हैं वो प्रत्येक यूरोपियन के लिए, जितने भी लोग यूरोपियन हैं उनके लिए खोल दिए जाए, उनके ऊपर किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस ना हो। किंतु इन व्यवस्थाओं के मार्ग में भी क्या आ जाता है, नेशनल इंटरेस्ट होते हैं और कुछ लीगल जो पेचीदगियां हैं, जो कानूनी पेचीदगियां हैं वो हैं, उनको दूर करना पहले ज़रूरी है, वरना हम इन व्यवस्थाओं को लागू नहीं कर सकते। जब तक इन बाधाओं को दूर नहीं किया जा सकता तब तक हम नहीं कह सकते कि वैश्विक नागरिकता का विचार जो वो सफल हो जाएगा। और इसके मार्ग में भी बहुत सारी बाधाएं हैं। आज के समय में हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, आतंकवाद है। आप अगर सीमाएं ऐसे ही खोल देंगे, आपको नहीं पता है कि कौन व्यक्ति किस इच्छा से या किस उद्देश्य से आपकी सीमा के भीतर प्रवेश कर रहा है। तो ये नागरिकता प्रदान करना एक बहुत ही निजी मामला है प्रत्येक देश का। उसके राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करता है, उसकी राष्ट्रीय इच्छाओं को प्रभावित करता है और नागरिकों की सुरक्षा को प्रभावित करता है। बच्चों अब ये कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, ये स्पष्ट है कि वैश्विक नागरिक का जो विचार है वो एक आदर्श विचार है। इट इज़ एन आइडियल व्यू, जो कि सिद्धांत में तो ठीक लगता है, जो प्रिंसिपली ऐसा लगता है कि इट इज़ अ गुड थिंग, परंतु व्यवहारिक तौर पर इसे लागू करने में अनेकों प्रकार की बाधाएं हैं। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम अपने देश के नागरिक तो हो सकते हैं, विश्व के लिए एक अच्छी शुभ इच्छा रख सकते हैं, शुभ इच्छा रख सकते हैं, लेकिन हम विश्व नागरिक नहीं हो सकते। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि आपको वैश्विक नागरिकता का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और ये भी समझ में आया होगा कि इसके रास्ते में आने वाली बाधाएं कौन सी हैं। थैंक यू वेरी मच।